हेलो बच्चों, माय नेम है आर के सिंह और आप देख रहे हैं अपना चैनल पीएम गुरु। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने आपको मैट्रिक्स में, मैं मैथ की बात कर रहा हूँ, मैट्रिक्स में हमने आपको इक्वेशन सॉल्व करना बताया था, इनवर्स कैसे निकालेंगे। और एक इक्वेशन मैंने आपको जो 2 वेरिएबल की इक्वेशन थी उसको मैंने आपको सॉल्व करना बताया था। आज मैं आपको 3 वेरिएबल्स की, बेसिकली एग्जाम में आपको 3 वेरिएबल की ही इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आती है, ठीक है। तो इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है वो मैंने आपको बताया था। याद करिए, x इक्वल टू बताया गया था a इनवर्स b, और a इनवर्स का मतलब क्या होता था, एडजॉइंट a इंटू b अपॉन डेट a। ये आपका होता था क्या चीज़, x। इस तरह से निकाला जाता था। अब मैंने आपको बताया था इक्वेशंस जो होते हैं बेसिकली ऐसे भी इक्वेशन होते हैं जिनका सलूशन एग्जिस्ट नहीं करता है, और ऐसे भी इक्वेशन होते हैं जिनका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं, और ऐसे भी इक्वेशंस होते हैं जिसका यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो आप कैसे चेक करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि इसकी यूनिक सॉल्यूशन होगी या इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे या फिर इसके नो सॉल्यूशन का केस होगा। तो सबसे पहले उसकी कंडीशन को समझते हैं। वैसे तो आपने कोऑर्डिनेट में क्लास 11th में पढ़ा होगा इसकी कंडीशंस, बट यहाँ पे आपको कैसे करना है, मैट्रिक्स के मेथड से चेक करना है। तो कंडीशंस मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे आप चेक करेंगे कि नो सॉल्यूशन का केस है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस है या यूनिक सॉल्यूशन का केस है। तो देखिए कंडीशन क्या है। अगर सबसे पहले तो हम लोग x इक्वल टू क्या लिखेंगे, एडजॉइंट a अपॉन डेट a इंटू b। ये है आपका फॉर्मूला, ठीक। अब इक्वेशंस जो है आपके बेसिकली 2 तरह की इक्वेशंस को भी तो अलग अलग तरह से डिवाइड किया गया है। एक होता होमोजीनियस इक्वेशन, एक होता नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। नॉन होमोजीनियस इक्वेशन हम उसको कहते हैं, जैसे मान लो ये लिख दिया हमने x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। इसमें कॉन्स्टेंट टर्म क्या है, 0 है। x माइनस 2y प्लस 3z इक्वल टू 0, और ये हो गया 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 0। इफ़ ऑल द कॉन्स्टेंट टर्म्स आर 0, तो ऐसे इक्वेशंस को क्या कहते हैं, होमोजेनियस इक्वेशन। और अगर ये इसमें कोई भी नॉन जीरो है तो उसको क्या कहते हैं, नॉन होमोजेनियस। हालांकि आपके एग्जाम में नॉन होमोजेनियस ही पूछा जाता है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको नॉन होमोजेनियस को समझाता हूँ, फिर इसकी भी कंडीशन या इस पर एक क्वेश्चन आपको बता दूंगा कि किस तरह से होमोजेनियस इक्वेशन में को सॉल्व करते हैं। तो पहले नॉन होमोजेनियस की हम बात कर रहे हैं। कैसे इक्वेशन की, नॉन होमोजेनियस। नॉन होमोजीनियस, इधर लिख दूँ, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक। नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है पहली कंडीशन, अगर मान लीजिए डेट ए इज नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक। नॉट इक्वल 0 का मतलब क्या हुआ, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इफ डेट ए इज नॉट इक्वल टू 0 देन given system of equation have unique solution। यूनिक सॉल्यूशन, समझ में आ गई बात। यूनिक सॉल्यूशनों का मतलब x y z की वैल्यूज होगी, सिंगल वैल्यूज होगी। दूसरी कंडीशन, इफ डेट a इज इक्वल टू 0, तो इसमें आपका इनफाइनाइट सोल्यूशन भी हो सकता है और नो सोल्यूशन भी हो सकता है। अब यहाँ से 2 चीज़ें आप चेक करेंगे। देखिए, पहला, इसको यहाँ से ऐसे करते हैं और एक पार्ट इधर कर लेते हैं, है ना, ताकि आपको समझ में आ जाए। एंड इफ डेटा इक्वल टू 0 एंड, अगर मान लीजिए आपका एडजॉइंट ए इंटू बी, एडजॉइंट ए मैट्रिक्स इंटू बी, यह नॉट इक्वल टू 0 आ जाए आपका। नॉट इक्वल टू 0 मतलब नल मैट्रिक्स ना हो, देन गिवन इक्वेशन, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सिस्टम ऑफ इक्वेशन का मतलब बेटा एक से अधिक है ना, 3 है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, ये नो सॉल्यूशन का केस है, ठीक। इस केस में इक्वेशन की सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगी। और तीसरी सिचुएशन ये है, एंड adjoint A
इंटू बी, अगर ये मान लीजिए, सॉरी ऊपर तो हो ही गया कंडीशन, ये आपका जीरो आ जाए, जीरो आने का मतलब नल मैट्रिक्स आ जाए, देन गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। एक चीज़ और मैंने आपको बताया था, सॉल्यूशन चाहे यूनिक हो या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो, इन दोनों केसेज में सॉल्यूशन चूंकि एग्जिस्ट कर रही है तो ऐसे इक्वेशन को कहते हैं कंसिस्टेंट इक्वेशन, और अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो उसको क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट। इफ equations have solution, then they are said to be consistent. If equation have solution, अब वो यूनिक भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, then they are said to be consistent. And if they have no solution, then they are said to be inconsistent. ठीक, तो इनकंसिस्टेंसी इक्वेशन हो गई। तो ये तो कंडीशन हो गई। अब एक सवाल पहले यूनिक सॉल्यूशन पे कर लेते हैं, फिर एक नो सॉल्यूशन पे कर लेते हैं, और फिर आपका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन पे कर लेते हैं। ठीक है, हालांकि आपके एग्ज़ाम में 85-90% यही आता है, आपका 90% या 95% यही आता है। ठीक है, बट फिर भी इसमें कुछ नया नहीं है, एक अगर आप सीख जाएंगे तो दूसरे में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सिर्फ डेटे पहले निकालिए, अगर नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो यूनिक सोल्यूशन होगा। कैसे सॉल्व करेंगे आपको बताते हैं। और डेटे अगर जीरो आ जाए तो एडजॉइंट ए इंटू मैट्रिक्स बी कर लीजिए। अगर ये आपका नल मैट्रिक्स नहीं आता है तो इस केस में कुछ आगे करना ही नहीं, लिख देंगे नो सोल्यूशन। और अगर ये वैल्यूज़ आपकी ये आ जाता है, किसको बोलते हैं, नल मैट्रिक्स, मतलब जीरो आ जाता है, तो उस केस में इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। इनफाइनाइट सोल्यूशन में सॉल्व करने का थोड़ा सा मेथड होगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, चलो, ये कंडीशंस आपको याद होनी चाहिए। सवाल देखते हैं बेटा इस पे। सवाल ये है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन क्या दिया है, 3x + 4y + 2z = 8। फिर आपका 2y - 3z = 3, और x, तीसरा इक्वेशन है x - 2y + 6z = -2। ये इक्वेशन सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए समझते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले तो मैंने आपको सिखाया था, इन इक्वेशन से क्या करेंगे, मैट्रिक्स इक्वेशन बनाएंगे। तो मैट्रिक्स इक्वेशन देखिए। अच्छा, ये देखिए आपके कांस्टेंट टर्म जीरो है क्या? नहीं, नॉन जीरो है तो नॉन होमोजीनियस हो गया। तो सबसे पहला काम जो इससे हम फ्रेम करेंगे वो मैट्रिक्स इक्वेशन। मैट्रिक्स इक्वेशन इज क्या होगा, आपको सिखाया था कोफिशिएंट्स लिखने आपको। तो क्या हो जाएगा, 3, 4, 2, फिर यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, 0, y कितना है, 2, ये -3, तीसरे इक्वेशन में 1 - 2, और यहाँ कितना बेटा, 6। ये पहला मैट्रिक्स तैयार हो गया। यहाँ क्या लिखते हैं, आपको सिखाया था वेरिएबल्स को x, y, z वर्टिकली, और राइट में कांस्टेंट टर्म 8, 3 और -2। ठीक है, ये आपका हो गया। अब इसके बाद क्या बताया गया था,
इस मैट्रिक्स को ए मान लीजिए, इसको एक्स मान लीजिए और इसको क्या मान लीजिए बी। इस मैट्रिक्स को आपने ए ले लिया, सपोज कर लिया, इसको एक्स सपोज कर लिया और इसको क्या सपोज कर लिया बी। तो ये आपका आ गया ए एक्स इक्वल टू बी, या फिर एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स का मतलब क्या हो गया, एडजॉइंट ए अपॉन डेट ए इंटू बी। ये हो गया किस तरह। तो सबसे पहले आपको डेट ए निकालना है, एडजॉइंट ए निकालना है और फिर मैट्रिक्स बी का उसमें मल्टीप्लाई करना है। तो डेट ए देखिए पहले, ये आपके पास है डेट ए की वैल्यूज़ 3, 4, 2, 0, 2, -3, 1, -2 एंड 6। ठीक है, ये डिटरमिनेंट हो गया आपका। ठीक, इसको आप एक्सपेंड कर लीजिए। एक्सपेंड करने के लिए क्या बताया था मैंने, जहाँ 0 आपको ज़्यादा दिखे उधर से कर लीजिए। या तो हम इसको C1 के लंग कर लें या फिर C2 के लंग कर लें, R2 के लंग, तो एक 0 मिल जाएगा। और नहीं तो आप R1 के लंग तो आपको पता ही है। चलिए R1 के लंग ही कर देता हूँ। तो 3 पहला एलिमेंट और ये डिलीट हो गया, तो हो गया आपका कितना 12 और -6, फिर -4 इधर डिलीट, तो 0 और +3, 0 +3 और +2 और ये डिलीट, तो ये हो गया 0 -2, 0 -2। सॉल्व करिए इसको, ये हो गया 6, 6 3 का 18, ये हो गया -12 और यहाँ कितना हो गया -4, तो कितना आ गया आपका 2। डेट ए की वैल्यूज 2 आ गई। अब देखिए यहाँ पे डेट ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, कितना आया है 2 आ गया वैल्यूज। सिंस डेट ए की वैल्यूज कितनी आ गई है 2, इसका मतलब कौन सा केस है, यूनिक सोल्यूशन का केस है। अब आपको क्या करना है, एडजॉइंट ए निकालना है। एडजॉइंट ए निकालने के लिए क्या बताया गया था, ये जो 9 एलिमेंट हैं इन सभी का क्या करना है बेटा, आपको कोफैक्टर निकालना है। कोफैक्टर से फिर क्या करना है, मैट्रिक्स बनाना है। मैट्रिक्स का फिर क्या करना है, ट्रांसपोज करना है, और वही ट्रांसपोज क्या होता है हमारा एडजॉइंट ए हो जाता है। ठीक है, तो चलिए कोफैक्टर निकालते हैं सारे एलिमेंट का। C11, C12, C13, इसका साइन क्या होता है प्लस, इसका माइनस, इसका प्लस, बता चुके हैं आपको। तो यहाँ पे आपका हो गया कितना 12 -6, तो ये हो गया 6 आपका। दूसरे एलिमेंट का कितना हो जाएगा आपका, इधर डिलीट हो गया 0 और +3, 0 +3, तो कितना आ गया आपका -3। और यहाँ आपका क्या आ गया इस एलिमेंट का, इधर डिलीट और ये डिलीट, तो 0 -2, 0 -2 इक्वल टू हो गया -2। बात समझ में आ गई। ये तो पहले रो का निकल गया। अब निकाल लेते हैं यहाँ C1, C21 का निकाल लेते हैं। C21, C22, C23। एक चीज़ ध्यान रखना बेटा कि बोर्ड की कॉपी में, हमने कई बार बोर्ड की कॉपी चेक करी है, बोर्ड की कॉपी में जो बच्चा मिस्टेक करता है वो यही कोफैक्टर निकालने में गलत करता है, और हालांकि टफ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं प्लस माइनस साइन में गड़बड़ करता है, और एक जगह अगर गलत हो गया तो पूरा इक्वेशन का आंसर गलत आ जाएगा। तो ध्यान रख क्या रखना है कि जब आप ये कोफैक्टर निकालते हैं उस समय बहुत सावधानी से साइन को ध्यान में रख करके करना है। कोशिश ये करिए पहले साइन मार्क कर दीजिए, उसके बाद सिंप्लीफाई करिए। ठीक है, क्योंकि टफ तो नहीं है, बट कैलकुलेशन जरा सा इधर उधर हुआ तो फिर कैलकुलेशन गलत हो जाएगा और फिर पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे आपका देखिए इसका साइन क्या होगा, ये बताया था 2 1 3, तो ये माइनस साइन होगा, ये क्या होगा प्लस होगा और ये होगा माइनस। ठीक, इस एलिमेंट की हम बात करें 0 की, तो इधर से डिलीट, ये डिलीट हो गया, तो कितना होगा 24 और +4, 24 + 4 ये हो गया -28। बात समझ में आ गई। फिर इसका कैलकुलेट करना, तो ये डिलीट हो गया, ये डिलीट हो गया, तो 18 - 2, ये हो गया 18 - 2 16 हो गया। फिर इस एलिमेंट का निकालना, तो ये डिलीट हो गया, ये डिलीट हो गया, तो -6 और -4, -6 -4, तो ये हो गया -10, और बाहर माइनस है, तो ये हो गया +10। ध्यान रखना बेटा, कैलकुलेशन को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हो सकता है पता चला हम ही से मिस्टेक्स हो गया कैलकुलेशन में तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अब C31, C32, C33, इसका साइन क्या होगा प्लस, इसका माइनस, इसका प्लस। देखिए इस एलिमेंट का निकालना है, इसका कॉलम, इसका रो डिलीट, तो कितना आ जाएगा -12 -4, -12 -4 ये हो गया -16। ठीक, C32 इस एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो ये तो डिलीट हो गया, ये डिलीट हो गया, -9 आपका और 0 हो जाएगा, -9 - 0, तो ये हो गया 9। और लास्ट एलिमेंट का 6 का इधर डिलीट हो गया, इधर डिलीट, तो ये हो गया 6 - 0,
6 माइनस 0 इक्वल टू कितना हो गया 6। ये आपका थर्ड रो का हो गया। अब इससे क्या करना है, मैट्रिक्स फ्रेम करना और उस मैट्रिक्स से क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। तो मैंने आपको सिखाया था ये पहला रो है, इसको डायरेक्टली किस में लिख दें, कॉलम में, तो आपका वही क्या बन जाएगा, एडजॉइंट है। ठीक है, चलिए थोड़ी जगह बनाई जाए, इसके क्वेश्चन लेंदी होते हैं तो कहाँ पे, ये डिलीट कर लेते हैं इसको, इसका काम हो चुका है। ठीक, और वो चलिए खैर एडजॉइंट ए निकालते हैं, जगह थोड़ी सी कम है। एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, देखिए पहला रो ये है, तो कॉलम में लिखिए 6 -3 और -2। सेकेंड रो का उधर लिखा है -28 16 और आपका हो गया 10। थर्ड रो का इधर आया है -16 9 और 6। ये हो गया एडजॉइंट ए। क्लियर। अब एडजॉइंट ए जब ये हो गया तो अब क्या करना है, इंटू बी रखना है, और डेटा की वैल्यूज कितनी आई थी 2, तो ये ध्यान रखना है। चलिए डेट ए आपका आया है 2। अब आप फॉर्मूले में रखिए, x इक्वल टू क्या था आपका, एडजॉइंट ए 6 -3 -2 -28 16 10, फिर आपका -16 9 6। ये हो गया एडजॉइंट है अपान डेटे। डेटे की वैल्यूज कितनी आई है, ये आया है, तो 1/2 हो गया, इंटू मैट्रिक्स बी। मैट्रिक्स बी यही तो था कॉन्स्टेंट टर्म वाला, 8 3 और -2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए और फिर x का मतलब क्या था, XYZ, दोनों को इक्वल कर लीजिए। ठीक है, चलिए इधर लाते हैं इसको, सवाल को। फिर इसके बाद x इक्वल टू आपका है, x का मतलब XYZ, ये इक्वल टू 1/2, इसका मल्टीप्लाई करिए तो 6 8 6 48, फिर 3 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया 20 3 60 8 3 24 84 हो गया, -84, और ये होगा 16, ये हो गया 32 + 32। ठीक, फिर इसका मल्टीप्लाई करिए तो -24 16 3 48 और 9 2 18 -18। थर्ड रो का करिए तो -2 × 8 -16 + 30 और -12। बात समझ में आ गई। इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा, 40 और 30 70 80 हो गया, तो -4 आ गया। 1/2 तो बाहर है ही आपका, तो -4 आ गया। ये कितना आएगा बेटा, 24 और 10 34, 34 और 6 40 और 2 42, 42 आया, तो ये आपका आ गया 42 6 48 6 आ गया। और ये कितना आ जाएगा, 16 और 12 28, ये आपका आ गया 2। अब इस 2 को अंदर डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा आपका, -2 3 और कितना आ गया 1, ये आया आपका। इसका मतलब आपका ये आया XYZ, जिस इक्वल टू कितना आ गया बेटा, -2 3 और 1। ये आपको पता है कि अगर दो मैट्रिसेस इक्वल हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग एंट्री क्या होती है, सेम होती है। अब इक्वेट कर दिए तो x इक्वल टू कितना आ गया, -2, y इक्वल टू कितना आ गया 3 और z इक्वल टू कितना आ गया 1। सॉल्व हो गया आपका। तो ये आपका कंप्लीट सोल्यूशन हो गया कि किस तरह से इक्वेशन को यूनिक सोल्यूशन के केस में आप किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए एक आध क्वेश्चन और देखते हैं इस पर। तो ये यूनिक सोल्यूशन का केस था बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे देखिए दूसरा क्वेश्चन है 3x - y + 2z इज इक्वल टू 3। 2x + y 2x + y
प्लस 3z इज इक्वल टू 5 x माइनस 2i और माइनस जेड इज इक्वल्स टू 1। इसको सॉल्व करना है, ठीक। तो देखिए तरीका वही होगा, पहले मैट्रिक्स इक्वेशन बनाएंगे। मैट्रिक्स इक्वेशन से क्या करेंगे आपको, देखिए मैट्रिक्स इक्वेशन क्या बनेगा यहाँ बेटा, 3 2 1 -1 1 -2 2 3 -1 और यहाँ आपका आ गया x y z इक्वल टू 3 5 1, ठीक। ये हो गया ये हो गया x, ये हो गया b। तो इसका मतलब x इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, a इन्वर्स b। और a इन्वर्स का मतलब क्या सिखाया गया था आपको, एडजॉइंट a इंटू बी अपॉन डेट ए। अब डेट ए यहाँ से निकालना आपको, तो डेट ए चलिए पहले कैलकुलेट करते हैं। इसका डेट ए इधर ही निकाल लेते हैं, नहीं तो बाद में इक्वेशन बड़ी हो जाती है, फिर सॉल्व करने में दिक्कत होती है। डेट ए यहाँ से निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3, इधर डिलीट तो हो जाएगा -1 और +6, फिर आपका +1 इधर और ये तो -2 -3 और +2 इधर डिलीट -4 -1। तो ये कितना आ गया देखिए, 5 या 15 हो गया, यहाँ हो गया -5, यहाँ हो गया आपका -10। ये कितना आ गया 0। डेट ए की वैल्यूज तो 0 आ गई। इसका मतलब अब क्या होगा, या तो ये इनकन्सिस्टेंट होगा, सोल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करेगी, या तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। अब कैसे पता चलेगा कि कौन सा केस है, अब हमें एडजॉइंट ए इंटू बी निकालना पड़ेगा। अभी आपको बताया है एडजॉइंट ए कैसे निकालना है, और मैट्रिक्स बी इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यह नल मैट्रिक्स आ गया तो क्या होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन। अगर ये नल मैट्रिक्स नहीं आता है तो इसका मतलब क्या हो गया, इनकन्सिस्टेंट, फिर इसकी कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगी। और सीधे सीधे लिख देंगे, कंडीशन लिख देंगे, सिंस डेट ए इक्वल टू 0 एंड एडजॉइंट ए इंटू बी इज इक्वल टू 0, सॉरी इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, हेंस गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है नो सोल्यूशन। और अगर ये 0 आ जाए, मतलब नल मैट्रिक्स आ जाए, तब तो उसकी सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगी। तो उसका तरीका होगा z इक्वल टू मान लेंगे एनी स्केलर k, तो ये 2k हो जाएगा, इसको राइट में ट्रांसपोज कर देंगे। 3x माइनस 2i इक्वल टू 3 माइनस 2k, k को हम मान लेंगे कोई स्केलर है, मतलब ये कांस्टेंट ये पूरा हो जाएगा 3 माइनस 2k। और ये हो जाएगा इसी तरह 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 माइनस 3k। इन दोनों इक्वेशंस को 2 वेरिएबल वाले मेथड से सॉल्व कर लेंगे, x और y की वैल्यूज निकाल लेंगे, वो k के टर्म में आएगा, ठीक है। और z की वैल्यू ऑलरेडी आपने k मान रखी है, वही आपका सोल्यूशन होगा। और x y z की वैल्यूज यहाँ पुट कर देंगे तो ये तीसरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर नहीं सेटिस्फाई करेगा तो ध्यान रखिए उसकी भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो चलिए इसमें एडजॉइंट ए निकाल ही लेते हैं, इसमें का एक क्वेश्चन को कंप्लीट ही कर लेते हैं। देखिए पहले कोफैक्टर निकालना है, तो कोफैक्टर C11 C12 C13 कैलकुलेट करते हैं। इसका साइन क्या होगा, प्लस फिर माइनस फिर प्लस, फिर आपका C21 C22 C23, इसका साइन क्या होगा माइनस, इसका क्या होगा प्लस, इसका क्या होगा माइनस। तो कैलकुलेट करिए, चलिए देखिए इसमें। देखो बेटा पहले टर्म्स का इसका निकालना है, तो इधर डिलीट और इधर डिलीट, तो ये हो गया आपका -1 और +6 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 5, ठीक है। सेकेंड एलिमेंट का निकालना, इधर डिलीट हो गया, ये डिलीट हो गया, तो ये हो गया -2 -3 इक्वल टू -5, बाहर माइनस, तो ये +5 हो जाएगा, ठीक है। लास्ट एंट्रीज की क्या हो जाएगा, -4 और -1, -4 -1, तो ये हो गया -5। ये पहली रो हो गई। सेकेंड रो का निकालिए, 2 का, ये डिलीट हो गया और ये डिलीट हो गया, तो बचा क्या आपके पास 1 और +4, 1 + 4 इक्वल टू आपका -5 इधर आ जाएगा। और फिर C22 इसका कैलकुलेट करना, तो ये डिलीट हो गया, ये डिलीट हो गया, तो हो गया -3 और -2, -3 -2 इक्वल टू -5। और 3 का निकालेंगे, इधर डिलीट ये डिलीट, तो -6 और +1, -6 +1, तो -5 या +5 हो जाएगा आपका, ठीक। अब आपका नेक्स्ट का कैलकुलेट करिए, C31 C32 C33, इसका साइन क्या होगा प्लस, इसका माइनस, इसका प्लस। साइन हमेशा पहले ही मार्क कर लीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा।
अब इसका कोफैक्टर निकालना, तो ये डिलीट और ये डिलीट, तो कितना जाएगा -3 -2, -3 -2 तो -5 हो गया। इस एलिमेंट का इधर डिलीट, ये डिलीट, तो 9 - 4, ये हो गया 9 - 4 तो -5 हो गया। और लास्ट एलिमेंट का क्या हो जाएगा आपका 3 और +2, 3 + 2 तो ये आपका हो गया 5। अब इससे कोफैक्टर एडजॉइंट ए बनाइए। एडजॉइंट ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ से, ये पहला रो है, इसको कॉलम में लिखिए, 5 5 -5, ये आ गया -5 -5 5, अरे लास्ट वाला -5 -5 और 5। वाह, बहुत बढ़िया आया है मैट्रिक्स। तो ये एडजॉइंट ए आ गया। अब एडजॉइंट ए का क्या करेंगे, मैट्रिक्स बी में मल्टीप्लाई करिए। चलिए इसको थोड़ी जगह बनाई जाए। इसके सवाल के साथ यही दिक्कत है, बहुत लेंदी होते हैं इसके क्वेश्चंस, और अगर एक भी कहीं मिस्टेक्स हो गई तो फिर ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, है ना। एडजॉइंट ए इंटू बी निकालिए। एडजॉइंट ए इंटू बी, देखिए एडजॉइंट ये है आपका, और इसके बगल में बी मैट्रिक्स लिखिए पहले आप। एडजॉइंट ए 5, फिर आपका दूसरा एलिमेंट भी 5 -5 -5 -5 5 -5 -5 और 5, ये तो एडजॉइंट हो गया। बी मैट्रिक्स क्या है आपका 3 5 और 1। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ से इसीलिए कहा था बेटा, ऐसे क्वेश्चंस में कहीं पे भी मिस्टेक्स ना हो, बहुत ध्यान से करना है, तो इतना फिर चेक करना मुश्किल हो जाएगा कि कहाँ पे मिस्टेक्स हुई। टफ नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन है, और कैलकुलेशन में कहीं प्लस माइनस साइन गड़बड़ हुआ तो सवाल गलत हो जाएगा। तो थोड़ी सावधानी के साथ करना, और जैसे कुछ है नहीं इसमें। चलिए इसको मल्टीप्लाई करिए। 5 ये हो गया 15 -25 -5, फिर आपका 5 दिया 15 -25 -5, इसका हो जाएगा -15 +25 +5। इसको सॉल्व कर लीजिए आप। 15 ये हो गया 30, तो यहाँ आपका आ जाएगा कितना -15, और ये कितना आ जाएगा 25 5 30, ये भी -15 आपका आएगा, यह 25 5 30, तो ये +15 आपका आ जाएगा। ये दिस इज़ नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स नहीं आया। इसका मतलब अब आपको कंडीशन को याद रखना होगा। क्या बताया था, यहाँ से लिखेंगे, सिंस det A is equal to 0 and adjoint A into B is not equal to 0, hence given system of equations have no solution. That is, system is inconsistent. समझ में आ गई। तो इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट हो गया, मतलब इसकी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगी। समझ में आ गया। तो ये हो गया दूसरी वैरायटी के क्वेश्चंस। अच्छा, इसमें क्वेश्चंस बहुत आसान है, बस कंडीशन आपको याद होनी चाहिए और मेथड आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हाँ, 2-3 क्वेश्चन इसमें थोड़े से अलग आते हैं, उसको मैं आपको बताता हूँ अलग से, है ना। हालांकि उसमें से 3 क्वेश्चन में से एक तो बिल्कुल आसान है, चलिए उसको तो मैं आज ही डिस्कस कर देता हूँ, बाकी 2 क्वेश्चन अगली क्लास में बताएंगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में ये ख़त्म हो जाएगा आपका। देखिए क्वेश्चन ये है, इफ़ a इक्वल टू 1 2 -3 2 3 2 2 3 2 और फिर लिखा 3 -3 एंड -4, ठीक है। इफ़ ए इक्वल टू दिस, पहला तो सवाल है फाइंड ए इनवर्स एंड हेंस सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सिस्टम ऑफ इक्वेशन, क्या इक्वेशन है, x + 2y - 3z इज इक्वल्स टू -4, और इधर आपका दे रखा दूसरे में कांस्टेंट ये है
और तीसरे में कांस्टेंट आपका 11 है। ठीक है, दूसरी इक्वेशन आपका 2x + 3y + 2z और तीसरी इक्वेशन है 3x - 3y - 4z। ठीक, अब इसको समझिए ज़रा सा। इस क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी कोई मैट्रिक्स अलग से दे रखा हो, जैसे ये दे रखा है, इसका पहले इन्वर्स पूछा जाएगा और फिर उसकी हेल्प से इसको सॉल्व करना है। तो चलिए उसका इन्वर्स तो निकाल ही लेंगे, आपको बता चुका हूँ। निकालने के बाद इसको आप क्या करना है, इससे मैट्रिक्स इक्वेशन पहले बनाइए। देखिए क्या बनेगा मैट्रिक्स इक्वेशन, 1 2 -3 2 3 2 3 -3 -4, ये मैट्रिक्स इक्वेशन हो गया आपका। और यहाँ पे आपका आएगा x y z, लास्ट में कांस्टेंट क्या आएगा -4 2 एंड 11। चलिए ये आपने लिख लिया। अब इसके बाद क्या होगा, हमेशा इस इक्वेशन को फ्रेम करने के बाद सिमिलरिटी ढूंढिए जो गिवन है उसमें और इस इक्वेशन में क्या सिमिलरिटी है। देखिए ये जो मैट्रिक्स है वही ये मैट्रिक्स बन रहा है ना। तो ये आपका हो गया, वो तो गिवन है A = 2, इसको हम A ही सपोज करेंगे। अगर मान लीजिए इसको B मैट्रिक्स लिखा होता तो हम इसको B लिखते, और ये तो x लेते हैं और इधर वाला B लेते हैं। तो ये हो गया x = कितना आ गया, A 1 B, ये इक्वेशन होगा। अब A इन्वर्स तो ऑलरेडी आप इसका निकाल ही चुके हैं, वही वैल्यू यहाँ पुट कर देना सीधे, और B मैट्रिक्स को उसमें क्या कर देना, मल्टीप्लाई, और फिर इक्वेट कर देना, x y z की वैल्यू आपकी आ जाएगी। ठीक, तो ये तो क्वेश्चन आसान है, कोई दिक्कत नहीं, आसानी सॉल्व है। 2 क्वेश्चन और इस पे आते हैं। इसी तरह से मैट्रिक्स एक अलग से गिवन होगा, आपसे पूछा जाएगा कि फाइंड A इन्वर्स, और फिर उसकी हेल्प से इक्वेशन सॉल्व करना होगा। दूसरा 2 मैट्रिक्स का दिए होंगे A और B, पहले पूछा जाएगा फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ A एंड B, और फिर उसकी हेल्प से इसकी इक्वेशन सॉल्व करना होगा। तो 2 क्वेश्चन और इस पे बचते हैं, वो अगली क्लास में आपको डिस्कस करेंगे, और दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और ये आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है बेटा, थैंक यू। आज की क्लास यहीं पे, और अगली क्लास में मैट्रिक्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर कोई नया चैप्टर डिटरमिनेंट्स या कोई और चैप्टर डिफरेंशिएशन या कोई और टॉपिक हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।